चलो भाई निकालो नोट्स। कल एएस 28 वैसे हमारा पूरा हो गया था, क्वेश्चन दिए थे मैंने करने को, कर लिए। एएस 28 मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, एक बार मैं क्वेश्चन को जल्दी से गो थ्रू कर देता हूं, डाउट्स वगैरह हो तो बता देना। और एक क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग भी थी, वो भी करेक्ट करवा देता हूं, शायद 9वां या 10वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया या कोई डाउट है? रीड करवा दो, चलो एक बार रीड करवा देता हूं मैं, दो क्वेश्चन है थ्योरी के, दोनों रीड करवाता हूं 1 और 2। 15 मिनट लगा के बाद इसको वाइंड अप करते हैं, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, अ पब्लिशर ओन्स 150 मैगजीन टाइटल्स। एक पब्लिशर है, अलग अलग टाइप की मैगजीन्स बनाता है, 150 मैगजीन टाइटल्स है इसके पास, ऑफ विच 70 वर परचेज्ड एंड 80 वर सेल्फ जनरेटेड। मैगजीन टाइटल मतलब मैगजीन्स के नाम, मैगजीन के नाम भी टाइटल भी आपके लिए एसेट होते हैं, बिकॉज जो नाम फेमस हो जाते हैं, टाइटल्स फेमस हो जाते हैं, उनके नाम से फिर वो मैगजीन जल्दी बिकती है। तो बेसिकली ये भी आपके एक इंटेंजिबल एसेट है। 70 आपने खरीदे, 80 सेल्फ जनरेट किए। जो सेल्फ जनरेट करोगे, देखो जब भी कभी आप इंटेंजिबल एसेट को बुक्स में दिखाने की स्टार्टिंग कोशिश करोगे तो हमेशा इनिशियली किस पे दिखाना होता है? कॉस्ट पे। और प्रॉब्लम ये है कि जो तुमने सेल्फ जनरेट किए, ओवर द टाइम तुमने उस नाम से बहुत सारी मैगजीन निकाली, वो फेमस हुई है, गुडविल बनी आपकी उस नाम से, खुद से जनरेट किया, तो क्या कभी कॉस्ट निकाल पाओगे? नहीं। तो बहुत सारी ऐसी सेल्फ जनरेटेड एसेट होती है जिन्हें आप बुक्स में कभी नहीं दिखा सकते। सेम चीज यहां पे क्लैरिफाई की गई है, द प्राइस पेड फॉर परचेज्ड मैगजीन इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट। ओनली परचेज्ड वालों को एसेट के तौर पर दिखाया। सेम मुद्दा, गुडविल क्या सेल्फ जनरेटेड कभी बुक्स में आती है? नहीं, बिकॉज कॉस्ट ही असर्टेनेबल नहीं है। लेकिन परचेज्ड गुडविल हो तो वो बुक्स में आ जाती है। सेम मुद्दा यहां पे। द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग मैगजीन टाइटल, क्रिएटिंग कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग टाइटल्स एंड मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग टाइटल आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। नए टाइटल क्रिएट करने के लिए या कोई और मेंटेनेंस के लिए खर्चा किया, वो एसपीएल में जाता है। नए परचेज करने के लिए नहीं बोल रहा, ये नई क्रिएशन के लिए, यानी जो सेल्फ जनरेटेड है, उनकी सिंस कॉस्ट क्लियरली पता नहीं होती, तो जो भी खर्चा होता है हम एसपीएल में राइट ऑफ करते चले जाते हैं। कैश इनफ्लो फ्रॉम डायरेक्ट सेल एंड एडवर्टाइजिंग आर आइडेंटिफाइबल फॉर ईच टाइटल। हर मैगजीन टाइटल कितना पैसा बना के देता है, उससे कितना हमें एडवर्टीजमेंट आएगा, ये अलग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आगे क्या कहा? टाइटल्स आर मैनेज्ड बाय कस्टमर सेगमेंट। हमारे पास 150 टाइटल है, जरूरी है हम एक ही टाइप की मैगजीन लिखते हो? हमारी 15 टाइप की मैगजीन आती है, एक स्पोर्ट्स के लिए आती है, उसमें 7-8 अलग अलग टाइटल हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए बना रखे हमने। 10 बॉलीवुड के ऊपर मैगजीन जाती है, उनके टाइटल भी ऐसे रखे हुए हैं। सेम ऐसी 6 साइंस के लिए है, 15 बिजनेसेस के लिए है। तो हमने ऐसे अलग अलग कस्टमर सेगमेंट बना रखे हैं, एंड वो सेगमेंट बना रखे हैं किस पर्टिकुलर एरिया की हम वो मैगजीन उसके अंदर लिखते हैं। तो मे भी शायद हमने बना रखे हो साइंस के लिए कुछ मैगजीन्स आती है हमारी एनुअल बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड होती है हमारी, कुछ पॉलिटिक्स की होती है, कुछ फाइनेंस की होती है। तो अलग अलग टाइप की मैगजीन्स हैं, और सब मैगजीन में 7-7, 8-8, 10-10 टाइटल हो सकते हैं। मैगजीन के भी 10 फेमस टाइटल्स हमारे पास, ऐसे ही हो सकता है स्पोर्ट्स के भी 5-6 हमारे फेमस टाइटल्स हो। तो ऐसे अलग अलग ग्रुपिंग बना रखी है। लेकिन ग्रुपिंग बनाने के बावजूद भी क्या हर टाइटल अपने खुद के कैश जनरेट कर सकता है? यस। यहां अगर स्पोर्ट्स में 5 टाइटल है ना, तो पांचों के पांचों अपने अपने अलग अलग कैश जनरेट कर देता है। आगे क्या आया? टाइटल्स आर मैनेज्ड बाय कस्टमर सेगमेंट। The level of income for a magazine title depends on the range of titles in the customer segment to which magazine title relates. जिस भी सेगमेंट में इन्हें बांटा जाएगा उसके हिसाब से इनका रेवेन्यू वहीं पे कैलकुलेट किया जाता है। मैनेजमेंट हैज अ पॉलिसी टू अबेंडन ओल्ड टाइटल बिफोर द एंड ऑफ देयर इकोनॉमिक लाइफ्स। जब हमें लगता है कि अब ये टाइटल ऑब्सोलीट होने लगा है, उससे पहले हम उसको खत्म कर देते हैं और फिर नया टाइटल जो है उसकी जगह पे कोई ऐड कर देते हैं। तो आपको बताना है कैश जनरेटिंग यूनिट क्या चीज है इसमें। क्या पूरे के पूरे सेगमेंट को कैश जनरेटिंग यूनिट माना जाए, या इंडिविजुअली हर टाइटल अपने आप में कैश जनरेटिंग यूनिट है? क्या हर टाइटल मैगजीन का कैश जनरेट करके देता है? यस। तो क्वेश्चन यही पूछना चाहता है, क्या पूरे के पूरे सेगमेंट को सीजीयू मानना पड़ेगा? मैंने कल बताया था, सीजीयू बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट।
स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट यूनिट को आइडेंटिफाई करो, क्या वो कैश दे सकती है या नहीं। अगर ये रूम अकेला कैश अकेला जनरेट कर सकता है तो क्या बेसमेंट के साथ इसे इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट थी? नहीं, अकेले रूम को भी हम सीजीयू बोल सकते थे। सेम ये बात यहाँ पे है, जब ये पूरा सेगमेंट तो सर कैश जनरेट करके देता है, लेकिन इसके जब हर टाइटल अलग अलग कैश जनरेट कर सकते हैं, तो क्या टाइटल को अलग अलग देखूं या सीजीयू में मिला दूं? कोई जरूरी है बड़ा सीजीयू बनाने की, या छोटे छोटे टाइटल्स भी अपने आप में सीजीयू है? यस है वो, बस यही क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है, मतलब लेवल देखना है एग्रीगेशन का, कि सीजीयू इंडिविजुअल टाइटल को माना जाए या पूरे ग्रुप को माना जाए। ठीक है, बस एक ही टेस्ट है इसके लिए। कोई भी क्वेश्चन आए सिंपली बस ये देख लेना, क्या वो अपने इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट करके दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं आपके बिजनेस मॉडल के हिसाब से, तो यस वो एक सेपरेट सीजीयू बन जाएगा। इस क्वेश्चन में साफ साफ बता रखा था वो दे सकते हैं, तो यस ईच टाइटल इज अ सेपरेट सीजीयू। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा, एम लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड ओन्स प्लांट ए बी एंड सी, 3 प्लांट है, ईच प्लांट इज लोकेटेड इन अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, हर प्लांट एक अलग कॉन्टिनेंट में है। प्लांट ए प्रोड्यूसेस कंपोनेंट दैट इज असेंबल्ड इन आइदर प्लांट बी और प्लांट सी, प्लांट ए जो कंपोनेंट बनाता है वो या तो बी में जाएगा असेंबली के लिए, या फिर कहां जाएगा, सी में। द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ बी एंड सी इज नॉट फुली यूटिलाइज्ड, बी और सी की सारी कैपेसिटी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब मान लीजिए अगर हमने प्लांट ए में 5000 यूनिट्स बनाई, इन 5000 यूनिट को असेंबल करने के लिए अभी हमने अलग अलग पार्ट बनाया, फाइनल गुड्स आपका असेंबली के बाद बनेगा, तो वो हम प्लांट बी में भी बना सकते हैं और वो हम चाहे तो प्लांट सी में भी बना सकते हैं। अब वो हमारी मर्जी हम कहां पे बनाए, और इवन दोनों की कैपेसिटी भी फुल्ली यूटिलाइज नहीं है। इसका मतलब अगर मान लो मैंने वो काम बी को एलोकेट कर दिया तो सी खाली रह जाएगा, और अगर हमने सी को एलोकेट कर दिया तो बी खाली रह जाएगा, मतलब दोनों की फुल्ली यूज नहीं हो रही कैपेसिटी, मतलब कुछ ना कुछ वैकेंट रहेगी। अब वो वैकेंट किसकी रखनी है, वो हमारे हाथ में है। हम बी को भी खाली रख सकते हैं, सी में बना ले, हम सी में भी बना के बी को खाली रख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या का क्वेश्चन है, एम लिमिटेड प्रोडक्ट आर सोल्ड वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में बिकते हैं, फ्रॉम ईदर प्लांट बी और सी, चाहे आप बी से बनाओ चाहे सी से बनाओ। B's production can be sold in C's continent if the product can be delivered faster from B plant than from C. अब देखो ये दोनों प्लांट हमारे जो थे वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में थे, अलग अलग कॉन्टिनेंट यानी काफी दूर हो गए, जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड है, बट स्टिल क्या कह रहा है, क्या हम बी प्लांट में बनाया हुआ माल सी प्लांट में बेच सकते हैं? यस। क्या सी में बनाया हुआ बी में बेच सकते हैं? यस। ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में होने के बावजूद, कॉन्टिनेंट बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि ये हमारा सी कॉन्टिनेंट है और ये हमारा बी कॉन्टिनेंट है, मतलब जो दो अलग अलग कॉन्टिनेंट में हमारी फैक्ट्रीज है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहां से हमारी फैक्ट्री के लिए ये जो इसी कॉन्टिनेंट का एक देश है वो दूर पड़े और इसकी फैक्ट्री से वो पास पड़ जाए? क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो, इवन दो वो दूसरे के कॉन्टिनेंट में आ रहा है, बट क्या इस कॉन्टिनेंट से वो पास हो सकता है? यस। तो हम क्या डिसाइड कर लेते हैं ऐसे केसेस में, सी से ना डिलीवर करके उसे कहां से डिलीवर कर देते हैं? बी से, जो पास में पड़ता है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि क्या बी का माल सी में और सी का माल बी में बिक सकता है? यस। इकोनॉमिकली अगर वो फिजिबल होगा तो आप बेच सकते हो और बेचोगे भी। आगे क्या कहा, यूटिलाइजेशन लेवल ऑफ प्लांट बी एंड सी डिपेंड ऑन अलोकेशन ऑफ सेल बिटवीन द टू साइड। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ए जो माल बनाता है बी और सी की फुल्ली कैपेसिटी को यूज नहीं कर सकता, तो वो हमारे ऊपर हम कितना एलोकेट बी को करें कितना सी को। क्या मुझे ये सोच के बताओ, बी और सी जो बेसिकली डिपेंडेंट है हमारे एलोकेशन के ऊपर, अगर हमने बी को ज्यादा एलोकेट कर दिया तो सी की सेल क्या हो जाएगी? बी को ज्यादा एलोकेट कर दिया तो सी की सेल क्या हो जाएगी? कम। और सी को ज्यादा एलोकेट कर दिया तो बी की कम। तो क्या बी और सी आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए या इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट हो गए। आगे क्वेश्चन है क्या कहा, ईच ऑफ द फॉलोइंग केस आपको सीजीयू आइडेंटिफाई करना है। पहला केस, देयर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर प्लांट ए का प्रोडक्ट, ए जो बनाता है असेंबलीज जो कंपोनेंट बनाता है, कह रहा है वो भी हम एक्टिवली बेच सकते हैं मार्केट में। तो क्या ए का बनाया प्रोडक्ट अकेला मार्केट में बिक सकता है? यस। तो क्या ए अपने खुद के कैश फ्लो जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है? यस। तो क्या ए को मैं अपने आप में एक सीजीयू बोल सकता हूं? यस। लेकिन क्या बी और सी अलग से प्रोडक्ट अपना अपना बना के बेच सकते हैं? नहीं, ए के ऊपर डिपेंडेंट है और उसके बावजूद भी बी और सी में एलोकेशन जो होगा वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, क्योंकि अगर एक में हमने ज्यादा कर दिया तो बाय डिफॉल्ट दूसरे का क्या हो जाएगा? कम। तो बी और सी को आप अलग से हाईलाइट नहीं कर सकते, उन्हें आप अलग से सीजीयू नहीं बोल सकते। पहली बात समझ में आई?
और दूसरा केस, देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर ए, इवन ए जो बनाता है वो भी बाहर नहीं बिकता। इसका मतलब क्या, ए खुद अपने कैश फ्लो जनरेट कर सकता है? नहीं, उसे किसको भेजना पड़ेगा माल, या तो बी को या फिर सी को। वो फिनिश करेंगे उसके बाद ही माल बिकेगा। अब मुझे बताओ, क्या ए का खुद का कोई कैश फ्लो होगा? क्या वो बी और सी पे डिपेंडेंट है? यस। और बी और सी का भी आपसी एलोकेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो बताना सीजीयू क्या बनना चाहिए? क्या ए प्लस बी प्लस सी तीनों को इकट्ठा मिला के बनाना पड़ेगा? यस, यही आपसे क्वेश्चन पूछना जाता है। इस केस में व्हाट विल बी द सीजीयू? तो पहला केस आपका जो है, ए जो है वो अकेला कैश फ्लो जनरेट कर सकता है, तो इट कुड बी अ सेपरेट सीजीयू। बट दूसरे केस में आपको उसको मिला के ही देखना पड़ेगा, ए बी सी को कंबाइन करके स्टडी करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये हमारे पहले हो गए थे। कोई डाउट हो तो इसमें बता दो एक बार। पहला दूसरा मैंने करवा दिया, 3, 4, 5, 6 पहले ही हमारे हो गए थे। डाउट हो तो स्टिल बताओ, है कोई? 7 हो गया, साथ साथ में मेरे को डाउट बता देना। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये भी है क्वेश्चन? किस किसने नहीं किए? क्या वेट कर रहे थे? कल तुम्हारा टेस्ट है इस चैप्टर का, तुम्हें ना पता हो तो आज करोगे? आज भी था कैप्लिगन का? अच्छा, तो 3-4 ही क्वेश्चन थे, इसमें ज्यादा थे भी नहीं। चलो, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 तुम अपने आप कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है। जिनका नहीं हुआ है वो कर लेना। कल बताया नहीं था? 5 साल ही मानी जाती है एज पर ईएस 14। कल बताया तो था। क्या मैंने कल तुम्हें ये बात नहीं बताई थी, गुडविल की लाइफ 5 साल माननी है? मत करते भाई, इतनी देर बताया था। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अच्छा, सेम ही है, एक क्वेश्चन और कम हो गया। उसके बाद 9। देखो, 5 का नॉर्मली लेना होता है, बट क्या आप 7 का जस्टिफाई करके 7 भी ले सकते हो? बताया था। हाँ, अगर आपको 7 साल वो दे रहा है ना, तो फिर आप ये नीचे लिख दोगे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जस्टिफिकेशन है, इसलिए 7 साल का ले लेंगे। ठीक है। हाँ, जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है ना, एक बार मैं इसको रीड कर रहा हूँ और इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो भी ठीक करवा रहा हूँ। ठीक है, हो जाएगा फिर क्वेश्चन, कुछ मुश्किल नहीं है, बस प्रिंटिंग मिस्टेक है। ध्यान से एक बार क्वेश्चन सुन लो। क्या गिवन है? एम लिमिटेड हैज 3 सीजीयू। एम लिमिटेड में 3 सीजीयू है, ए बी और सी। फर्स्ट बेंच बात है नहीं भाई। ड्यू टू एडवर्स चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एम लिमिटेड कंडक्टेड इंपेयरमेंट टेस्ट फॉर ईच ऑफ इट्स सीजीयू। कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं, इस वजह से हम चाहते हैं कि हम हमारे तीनों सीजीयूज को चेक करें फॉर इंपेयरमेंट। क्या करते हैं इंपेयरमेंट के लिए? चेक करने के लिए कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करते हैं, किससे? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? हाइयर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन ने कहा 31 मार्च 2018 तीनों का कैरिंग अमाउंट जो था वो था 100 लाख, 150 लाख और 200 लाख रिस्पेक्टिवली। कैरिंग अमाउंट तो दे दिया। ऑपरेशन आर कंडक्टेड फ्रॉम हेडक्वार्टर। 3 हमारे सीजीयू तो है ही, इसका काम कहां से करते हैं हम? हेडक्वार्टर से। और कह रहा है हेडक्वार्टर की खुद की भी एसेट है। वो खुद की एसेट कितने रुपए की है? 200 लाख, जिसमें 150 लाख की तो बिल्डिंग है और 50 लाख का रिसर्च सेंटर। मुझे एक बात बताओ, ये जो हेडक्वार्टर की एसेट्स हैं, ये एसेट क्या आपके सीजीयू के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए? यानी कल बताया था सेम जैसे गुडविल का पॉइंट था, मैंने आपको कॉर्पोरेट एसेट्स का भी पॉइंट बताया था, ध्यान आया? तो यानी कि ये 150 प्लस 50 लाख ये भी तो सीजीयू की पार्ट बननी, क्योंकि देखो खुद कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं करते। क्या हेड ऑफिस खुद कोई कैश फ्लो करता है जनरेट? नहीं, जनरेट कौन करके देते हैं? सीजीयूज। तो इसका मतलब ये जो 200 लाख की एसेट है, दिस शैल आल्सो बी एलोकेटेड बिटवीन ए बी और सी, लेकिन ओनली इफ इट इज रीजनेबली एलोकेबल। कल हमने क्वेश्चन किया था गुडविल के लिए, 2 केस करवाए थे। पहला केस गुडविल इज रीजनेबली एलोकेबल, तो हमने बांटा पहले उसको, उसके बाद इंपेयरमेंट चेक किया या पहले ही कर लिया था? बाद में। और फिर सेकंड केस किया, दिस इज कॉल्ड बॉटम अप टेस्ट। इसे बॉटम अप टेस्ट कहते हैं। जब एलोकेबल है तो एलोकेट कर दो और फिर आप अलग से चेक कर लो। लेकिन फिर दूसरा केस किया जिसमें गुडविल बट नहीं सकती थी, तो मैंने कहा लार्जर सीजीयू को ढूंढो जिसमें गुडविल को बांटा जा सके, लेकिन उससे पहले क्या करके आना पड़ेगा? बॉटम अप टेस्ट।
यानी कि आपको पहले बॉटम अप टेस्ट करके आना पड़ेगा, पहले छोटे लेवल को, छोटे सीजीयू को चेक करना पड़ेगा इंपेयरमेंट के लिए, उसके बाद ही आप बड़े सीजीयू में प्रोसीड कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं एक ही क्वेश्चन था, वो एक एग्जांपल मैंने करवाया, और मैंने आपको बार बार कहा कुछ ऐसे टेक्निकल टॉपिक होते हैं उसे घर में जाके एक बार थोड़ा टाइम दे दिया करो। तुम्हारे चेहरे से ऐसे लग रहा है कल ऐसा कुछ बताया ही ना हो, जैसे मैंने तो बताया था, मुझे क्या कंफर्मेशन दे रहे हो, मुझे तो पता है मैंने बताया था, याद है, चलो अच्छी बात है। आगे देखो क्या कहा, रिलेटिव कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू आर रीजनेबली इंडिकेशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द हेडक्वार्टर बिल्डिंग डिवोटेड टू ईच सीजीयू। क्वेश्चन खुद क्या कह रहा है, द रिलेटिव कैरिंग अमाउंट, जो सीजीयू का कैरिंग अमाउंट है, इज अ रीजनेबल इंडिकेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ हेडक्वार्टर बिल्डिंग। ये जो हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है ना 150 लाख, इसे बांटने के लिए एक रीजनेबल इंडिकेशन है, किस चीज को ले सकते हो आप, कैरिंग अमाउंट को। इसका मतलब ये 150 लाख की जो हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है, इन्हें तीनों सीजीयू में बांटने के लिए रीजनेबल रेशियो विल बी 100, 150 एंड 200 लाख। सिर्फ बिल्डिंग के लिए बोला। एंड आगे कहा कैरिंग अमाउंट ऑफ रिसर्च सेंटर, ये जो रिसर्च सेंटर है ना, ये बट नहीं सकता, कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस। तो इसके लिए तो हमें वही करना पड़ेगा, टॉप डाउन टेस्ट लगाना पड़ेगा, यस और नो। चलो अब इन्होंने क्या कहा, फॉलोइंग इज द रिमेनिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। चारों की रिमेनिंग एसेट की लाइफ बता रहा है ये। ए सीजीयू में जो बची हुई एसेट्स है उनकी लाइफ 10 साल है, बी में 20 साल, सी में 20 साल, और हेडक्वार्टर की एसेट की 20 साल। अब मुझे ये बताओ ये रिमेनिंग लाइफ का क्या यूज होगा, ये तो इंपेयरमेंट के बाद का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए काम आएगा, इतने इसका कोई यूज नहीं है। कह रहा है हेडक्वार्टर की एसेट्स भी एसएलएम बेसिस पे डेप्रिशिएट होती है। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ईच सीजीयू इज बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू इन यूज, सिंस नेट सेलिंग प्राइस फॉर ईच सीजीयू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अगर नेट सेलिंग प्राइस नहीं निकल सकता तो मैंने कल बताया था उसे जीरो मान लेंगे, फिर हम सारा फोकस किस पे रखेंगे, वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज कितनी होगी इसमें लिख लेना, इसकी वैल्यू इन यूज तीनों की है, कहां कहां गिवन है, ये रहा रिकवरेबल अमाउंट 199, 164 और 271, तीनों की रिकवरेबल अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहां पे लिख लेना, दिस इज रिकवरेबल अमाउंट। कितना कितना बना था, ए बी सी, 199, 164 और 271, ये भी गिवन होगा एज अ होल भी, 720 गिवन है, ये रहा एज अ होल भी रिकवरेबल अमाउंट एम लिमिटेड का गिवन है 720। ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी बस, आपको चारों की रिकवरेबल अमाउंट दे रखी है। अब मुझे ये बताओ, सारी की सारी एसेट रीजनेबली एलोकेबल नहीं है, तो लगना तो चाहिए टॉप डाउन टेस्ट पूरी कंपनी के लिए, लेकिन पूरी कंपनी में डायरेक्टली लगाएंगे, पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे। कल बताया था, इसका मतलब पहले क्या करेंगे, हमारे पास 3 सीजीयू का क्या ऑलरेडी आपको डब्ल्यूडीबी गिवन है, 3 सीजीयू ए बी और सी, इनकी डब्ल्यूडीबी मुझे ऑलरेडी गिवन है 100, 150 और 200। कुछ इनमें बट सकता है क्या, क्या कुछ हिस्सा इनमें बट सकता है, यस, बिल्डिंग तो बट सकती है। हेड ऑफिस की बिल्डिंग इसमें बांटो, कितने की है 150, और कितने कितनी बांटनी है, रीजनेबल रेशियो क्या ले रखा है इन्होंने, इन्होंने कहा जो ये डब्ल्यूडीबी है इसी को बनाया जा सकता है, तो 150 को इसी रेशियो में बांटो। क्या, एक सेकंड रुको, इन्होंने आंसर में वेटेड ले रखा है ना, वेट लेने की जरूरत नहीं कोई, मैं इन्हें इसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोला हुआ है, क्वेश्चन में ये बात सीधी सीधी बोली रिलेटिव कैरिंग अमाउंट्स, और कुछ करने की जरूरत नहीं, आंसर करेक्ट कर लेना। जब इन्होंने खुद बोला है कैरिंग अमाउंट, तो कैरिंग अमाउंट को ही लिया जाएगा, लाइफ को लेने का कोई मतलब नहीं बनता, हम सिंपली कैरिंग अमाउंट को ही लेंगे। आंसर को करेक्ट कर लेना, इसको 150 को कैरिंग अमाउंट 10, 15, 20, 2, 3, 4 इस रेशियो में बांट दो। बिल्डिंग एलोकेबल है, बिल्डिंग बांट देंगे, रिसर्च सेंटर एलोकेबल नहीं है, उसको छोड़ देंगे। कितना कितना आएगा, 35.33, समझा नहीं मैं, अच्छा 33.33, ठीक है। अगला
50, ये एलोकेट हो गया, जिसके लिए रीजनेबली एलोकेबल बोला था। आंसर करेक्ट कर लेना बुक में, इन्होंने लाइफ को अभी वेट ले रखा है, बट कोई लॉजिक नहीं बनता जब साफ साफ बोला इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट, तो सिर्फ कैरिंग अमाउंट को ही कंसिडर करना पड़ेगा। न्यू WDV 133.33, 200, 266.67, तीनों सीजीयू की नई कैरिंग अमाउंट हमें पता चल गई। अब इसे तीनों का रिकवरेबल अमाउंट हमें पता ही है क्वेश्चन में, कितना कितना रिकवरेबल अमाउंट, 199, 164 और 200। अब बताइए जरा, कोई बात नहीं, ओवरऑल कंपनी कुछ और वैल्यू में भी तो बिक सकती है। इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली सीजीयू जो बिकते हैं, जरूरी थोड़ी कंपनी भी टोटल उसी में उतनी रेट में बिक जाएगी। जब पूरी कंपनी बेचने जाओगे कुछ और भाव मिलेगा, टुकड़े टुकड़े करके बेचोगे तो और भाव मिलेगा। ये मत सोचना कि सर ये 3 सीजीयू अलग अलग बेच रहे थे और इसका टोटल 720 तो नहीं बन रहा। फैक्ट्री सॉरी एक कंपनी को टुकड़े टुकड़ों में बेचोगे, एसेट को सेपरेट करके तो वैल्यू कुछ और मिल सकती है, लमसम इकट्ठा बेचोगे स्लम सेल में तो वैल्यू कुछ और मिलती है, इसलिए क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है वो। अब बताइए जरा, कौन कौन से सेगमेंट इंपेयर हो रहे हैं? क्या सीजीयू 1 इंपेयर होगा? नहीं होगा, रिकवरेबल अमाउंट इज हाइयर। क्या 2 होगा? यस। कितना लॉस आएगा? 36 इंपेयरमेंट लॉस। और क्या तीसरा आपका इंपेयर होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसकी भी आपकी रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है। अब क्या ये 36 लाख का जो रिपेयर इंपेयरमेंट का लॉस है, क्या सारा का सारा 50 के अगेंस्ट में एडजस्ट कर देंगे? क्या ये 36 लाख का लॉस सारा का सारा बिल्डिंग 50 के अगेंस्ट में एडजस्ट कर देंगे? कल भी तो मैंने किया था, वो गुडविल थी, कल भी समझाई थी ये बात। गुडविल हो तो गुडविल के अगेंस्ट में राइट ऑफ करना, लेकिन ये गुडविल थोड़ी है, ये तो एक्चुअल एसेट है। तो यानी कि ये जो 36 लाख का लॉस है, ये दोनों में एलोकेट होगा, दोनों में बटेगा इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। ये भी कल हमने किया था। अगर सीजीयू में मल्टीपल एसेट होती हैं तो उसको जब लॉस को बांटना होता है तो सारी एसेट में बटता है इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। तो इसका मतलब ये 36 का लॉस दोनों में बटेगा इन 3:1, तो 27 और 9 का हिस्सा आ जाएगा। क्या न्यू कैरिंग अमाउंट बता सकते हो अब क्या हो जाएगी आफ्टर इंपेयरमेंट? आफ्टर इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट के बाद सर ये तो एज इट इज रहेगी 133.33, दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी सर? 150 में से 27, यानी 150 में से 27 गए 123, और 50 में से 9 41, मतलब नई कैरिंग अमाउंट हो गई 164। और तीसरा सेगमेंट सेम रहा, उसमें अपन सेम वही लिखेंगे 266.67। अभी हमने कौन सा टेस्ट लगाया? अभी बॉटम अप, छोटे से स्टार्ट करके पहले इंडिविजुअली उसको चेक कर लिया। अब कौन सा लगाना पड़ेगा? वो क्यों लगाना पड़ा? बिकॉज देयर इज अ एसेट जो एलोकेट नहीं हो पाई किसी को। अगर वो भी एलोकेट हो जाती तो क्या अगला काम करने की जरूरत भी पड़ती? कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि सारी एसेट ऑलरेडी इंपेयरमेंट के लिए चेक हो चुकी होती। लेकिन अभी एक एसेट रह गई, एक अगर एसेट ऐसी भी रह गई जिसको हम चेक नहीं कर पाए हैं, तो कैसे चेक करें? अब हमें पूरी कंपनी को एक सीजीयू के तौर पर देखना पड़ेगा। अब कैरिंग अमाउंट ए बी सी की नहीं निकलेगी, पूरी कंपनी की निकलेगी। चेक करो जरा पूरी कंपनी की, क्या नाम है कंपनी का? एम लिमिटेड। एम लिमिटेड कैरिंग अमाउंट, एम लिमिटेड का कैरिंग अमाउंट इन तीनों का टोटल ही बनेगा, इन तीनों को जोड़ दो 133.33, 164 एंड 266.67, 564। क्या इसमें रिसर्च सेंटर शामिल है या नहीं है? तो ऐड करेंगे वो भी। रिसर्च सेंटर कितने का था? 50। हमें हमारे बिजनेस की सारी एसेट इंपेयरमेंट के लिए चेक करनी है। हेडक्वार्टर की बिल्डिंग ऑलरेडी एलोकेबल थी, तो हमने एलोकेट करके सीजीयू के अंदर ही उसको चेक कर लिया। लेकिन ये एसेट बच गई और ये किसी सीजीयू का पार्ट नहीं है, तो पूरी कंपनी का पार्ट तो है, पूरी कंपनी को एक सीजीयू मानो, बचनी ये भी नहीं चाहिए, चेकिंग इसकी भी होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है क्यों कर रहे हैं ऐसा? सारी एसेट चेक हो जाएगी इस बहाने। तो यानी कि यहां पे आपका टोटल कितना हो जाएगा? 614। ये कंपनी की कैरिंग अमाउंट आ गई, पूरी कंपनी की। क्या पूरी कंपनी का रिकवरेबल अमाउंट हमें पता है एज अ होल? देखो अब इंडिविजुअल को मत जोड़ना, जब एज अ होल पता हो तो वही टोटल लेंगे। कितना है?
बताइए जरा, क्या एसेट इंपेयर होनी चाहिए? नहीं। तो इस टेस्ट का रिजल्ट ये निकला, नो इंपेयरमेंट। तो आधा, एक पार्ट में हमारा सीजीयू बी इंपेयर हो गया, उसका लॉस हमने बता दिया कितना बनेगा, बाकी आपका एज इट इज कैरी रह जाएगा। इंपैक्ट किस किस पे पड़ा सर? बिल्डिंग थोड़ी सी इंपेयर हो गई। बिल्डिंग हमारे पास जो टोटल 150 लाख की थी, उसमें से ये वाले पोर्शन की 9 लाख से इंपेयर हुई थी। समझ के बैलेंसेस तो निकाल लोगे? यस और नो? चलो, ये एक क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था, बट मैंने पूरा ही सॉल्व करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 10। किसका? मैंने कोई होमवर्क में दिया था क्या? एग्जाम्पल नंबर 9। मैंने एग्जाम्पल नंबर 9 होमवर्क में दिया था। आंसर निकाला क्या है? कितना लॉस आया था? पूरा का पूरा सीजीयू है, 18 प्लस 12 प्लस 5, इसमें गुडविल ऑलरेडी बांट रखी है 6 लाख, टोटल कितना बन गया? 41। और इस सीजीयू का डिमांड जो है डिक्लाइन होने की वजह से रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ 32,50,000, तो सीधा सीधा आ गया लॉस, कितना आ गया? 8.5 लाख रुपए। ये 8.5 लाख एलोकेट कैसे होगा, मेन मुद्दा ये है। क्या इस सीजीयू में गुडविल है? तो पहले तो उसी को राइट ऑफ करेंगे, कितनी है गुडविल? 6। तो 6 लाख से तो गुडविल गई, और बाकी बचा हुआ 2.5 लाख, ये किस में बटेगा? बिल्डिंग, पेटेंट और मशीनरी, तीनों में बढ़ जाएगा इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में था, इसका आंसर ये हो गया। तो ये AS 28 हमारा पूरा हो गया। जिसने नहीं किया, 2-3 क्वेश्चन है वो आप घर से कर लेना।